हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबी वीडियो में। शिक्षा शास्त्र के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न, निश्चित उत्तरीय प्रश्न रहेगा। कुछ प्रश्न ऐसे रहेंगे जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, उसे मैं आपको बता दूंगा, उसे आप जरूर तैयार कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, वैदिक कालीन गुरुकुलों में गुरु शिष्य संबंध कैसा था? तो यहाँ पे दोस्तों जो वैदिक काल है उसमें गुरुकुलों में जो शिक्षा मिलती थी, गुरु शिष्य का क्या रिलेशन था, क्या संबंध था? तो पिता पुत्र का संबंध होता था। ठीक है, मतलब पिता पुत्र के समान संबंध होता था। और दूसरी बात यह है कि बहुत ही जो है मधुर होता था। तो आप दो लाइन में ले सकते हो। जो वैदिक काल है इनमें जो गुरुकुल होते थे, गुरुकुल का मतलब जैसे विद्यालय आज के डेट में है, उस टाइम पे जहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते थे उसको गुरुकुल कहा जाता था वैदिक काल में। तो यहाँ पे गुरु और शिष्य के जो संबंध होते थे बहुत ही मधुर होता था और पिता पुत्र के समान होता था। आज की डेट में अगर कोई टीचर किसी विद्यार्थियों को मार देता है या कुछ डांट देता है तो उसका बदला लेने के जो है वो विद्यार्थी तैयार हो जाता है। लेकिन पहले वैदिक काल में, प्राचीन में ऐसा नहीं होता था। दोस्तों एक लाइन में लिख सकते हैं कि गुरुकुल में जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें गुरु शिष्य के आपसी संबंध बहुत ही मधुर और पिता पुत्र के समान होता था। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, वैदिक कालीन शिक्षा के दोषों की विवेचना कीजिए। जो वैदिक काल है इसकी जो शिक्षा थी उसके क्या दोष थे? दोष मतलब बुराइयां क्या थी? अथवा करके किसी क्वेश्चन को पूछा गया है, प्राचीन भारतीय शिक्षा की दो असफलताओं पर प्रकाश डालिए। तो पहले देखिए, लोक भाषा की उपेक्षा। तो यहाँ पे दूसरी पहली बात यहाँ पे ले सकते हैं हेडिंग डाल के, लोक भाषा की उपेक्षा। मतलब ये है कि प्राचीन शिक्षा प्रणाली में संस्कृत शिक्षा का माध्यम था जिसे लोक भाषाओं को नकारा गया। लोक भाषा का मतलब जो लोकल भाषाएं होती हैं, जैसे कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ की भाषाएं लोकल अलग होती हैं, है ना। अगर बात करें कि आप पश्चिम उत्तर प्रदेश चले जाइए, पश्चिमी में अलग बोली जाती है। पूर्वांचल में आ जाइए, पूर्वांचल में अलग बोली जाती है। मध्य में अवधी बोली जाती है। तो कहीं कहीं अलग अलग क्षेत्रों में जो है कहीं कहीं बटी हुई है। तो इसी द्वारा जो कहा गया है कि लोक भाषाओं मतलब कि जो लोकल भाषाएं हैं ये विलुप्त हो गई, इनको नकारा गया, संस्कृत का ही महत्व दिया गया इसमें। तो ये सबसे बड़ी समस्या थी। सांसारिक जीवन की अपेक्षा। सांसारिक जीवन की अपेक्षा मतलब ये कि शिक्षा से व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए सहायक होता है। मतलब ये है सांसारिक मतलब ये कि आपको जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उससे कहीं न कहीं आपके सर्वांगीण विकास मतलब हर चीज का विकास होता है शिक्षा से। ठीक है, आपकी आचरण, व्यवहार, बोलने का तरीका, उठना बैठना, सब कुछ, तो सर्वांगीण विकास होता है। तो शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से पूरा का पूरा आपका सर्वांगीण विकास होता है, मतलब सब कुछ आपका विकास होता है। वही कहा गया जिसमें सांसारिक जीवन की अपेक्षा की गई है। सांसारिक जीवन के मतलब कि आपको संसार के जीवन से नकारा गया है, आपको सिर्फ आपको अपना विकास करना है। प्रश्न दोस्तों लिख सकते हैं, वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। तो यहाँ पे इस प्रश्न को आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ हेडिंग है, इनके हेडिंग के अंतर्गत आपको दो दो तीन तीन लाइन लिखना है। क्या लिखना है? जैसे देखिए, आध्यात्मिक विकास। पहला उद्देश्य इनका था आध्यात्मिक विकास। आध्यात्मिक विकास में अध्यात्म को प्राप्त करना। अध्यात्म मतलब ये कि ज्ञान को प्राप्त करना और फिर इसके बाद आध्यात्मिक से जुड़ जाना, तो उसका विकास करना है। इसके बाद मानसिक विकास करना। मानसिक विकास तभी हो पाएगा जब आप शिक्षा ग्रहण करेंगे। कहेंगे आपके मन मस्तिष्क में जो थॉट, जो विचार उत्पन्न होंगे, जो भाव उत्पन्न होंगे, उससे आपकी मानसिक विकास होती चली जाएगी। चरित्र का विकास। चरित्र यानी कैरेक्टर का डेवलपमेंट होगा, चरित्र का विकास होगा। अगर शिक्षा है आपके पास तो कहीं न कहीं शिक्षा के माध्यम से चरित्र का भी निर्माण होता है। आपका कैरेक्टर कैसा है ये आपका एजुकेशन बताता है। ठीक है, आगे देखिए, समानता का पोषण। समानता का पोषण का मतलब ये है कि अगर शिक्षा वैदिक काल में दी जा रही थी तो सभी को समान रूप से दी जा रही थी, सभी उसका ग्रहण कर सके, उसको अपना सकें और शिक्षा उनके जीवन में आए और कहीं की आध्यात्मिक, मानसिक और चरित्र का विकास हो सके। इसीलिए समानता का पोषण अपनाया गया। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये हो जाएगा, समानता का पोषण मतलब सभी समान रूप से शिक्षा का ग्रहण कर सके। अगला पॉइंट देखिए, सामाजिक भावना। सामाजिक भावना का मतलब ये कि अगर आप शिक्षा ग्रहण करते हैं तो आपके अंदर एक सामाजिकता होगी, आप लोगों से मिलते जुलते रहेंगे, लोगों का मदद करते रहेंगे। ये वैदिक काल की शिक्षा का ये मुख्य उद्देश्य हो जाएंगे। तो ये पांचों पॉइंट आप इसमें लिख के दो दो तीन तीन लाइन लिख देंगे तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न तैयार हो जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे, बौद्ध काल में स्थापित किन्हीं दो प्रमुख विश्वविद्यालयों का नाम लिखिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। बौद्ध काल में स्थापित किन्हीं दो प्रमुख विश्वविद्यालय, एक नालंदा विश्वविद्यालय, दूसरा विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ये दोनों
आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बौद्ध शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य क्या था। अब सवाल है कि वैदिक काल की शिक्षा का उद्देश्य हम लोग पढ़ चुके। अब सवाल है कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य क्या था, तो इसको भी समझ लेते हैं। देखिए मैंने आसान वर्डों में लिखा है तो आप ऐसे आसानी से समझ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए पहला पॉइंट यहाँ लिख सकते हैं, संपूर्ण व्यक्ति का विकास करना। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण शिक्षा थी ये। देखिए ये समझने की कोशिश करिएगा कि प्राचीन काल में शिक्षा कैसी थी, इसके बाद मध्यकाल में शिक्षा कैसी थी, इसके बाद आधुनिक काल में शिक्षा कैसी थी। प्राचीन काल में जो है हिंदू शासन था, ठीक है, मध्यकाल में मुस्लिम शासन था और आधुनिक काल में ब्रिटिश शासन था। तो इस टाइम पे प्राचीन से लेकर जो है आधुनिक काल तक कैसी कैसी शिक्षा प्रणाली लागू हुई, उसी शिक्षा प्रणाली का आपको लिखना है। एजुकेशन का जो महत्व है उसको आपको लिखना है, क्योंकि एजुकेशन में यही बताया गया है कि शिक्षा क्या है और शिक्षा अलग अलग प्रकार से जो दी जाती है उसका क्या उद्देश्य है। ठीक है, इसी बात को यहाँ पे आपको समझना है। तो देखिए बौद्ध काल में शिक्षा प्रणाली में संपूर्ण व्यक्ति का विकास करना, ये पहला पॉइंट था कि जैसे एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ बातें भी लागू की गई है यहाँ पे कि अगर व्यक्ति का हमें विकास करना है तो उसके माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, यानी शिक्षा के माध्यम से हम उसका संपूर्ण विकास कर सकते हैं। अब चाहे कोई भी विकास हो, चाहे मानसिक हो, शारीरिक हो या कुछ भी विकास हो, तो वो कहीं ना कहीं संपूर्ण विकास हो सकता है अगर उसके पास शिक्षा है। ठीक है, आगे देखिए, बौद्ध धर्म का प्रचार करना। शिक्षा प्रणाली में बौद्ध शिक्षा में ये कहा गया कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना, इसलिए इनका बढ़ावा दिया गया। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रचार करना। अगला पॉइंट, चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण इसमें भी कहा गया है और वैदिक काल शिक्षा में भी कहा गया था, मतलब उसमें। तो चरित्र निर्माण का मतलब ये है कि करैक्टर का निर्माण कैसे होगा जब आपके पास शिक्षा होगी तब। तो उद्देश्य ये था बौद्ध धर्म में कि कहीं कहीं अगर शिक्षा मिल रही है तो उसके द्वारा आपका चरित्र निर्माण भी हो जाए। अगला पॉइंट है निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण की प्राप्ति का मतलब होता है मोक्ष की प्राप्ति, जैसे कि बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण बोलते हैं मृत्यु को, वैसे निर्वाण प्राप्ति का मतलब मोक्ष की प्राप्ति। अगर आप शिक्षा ग्रहण करते हैं तो आपको बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। अगला पॉइंट यहाँ देखिए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास करना। आप चाहे देश में हो चाहे कोई दूसरे देश में हो, आपके अंदर जो अपने देश के प्रति प्रेम भाव है वही दूसरे देश के भी होना चाहिए। तो दूसरे देश में होगा तो अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि आप अपने जैसे परिवार होता है, अपने परिवार का जो प्रेम भावना होती है वही दूसरे परिवार के साथ प्रेम भावना होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो शिक्षा कहीं न कहीं वो नहीं है। लेकिन यहाँ पे बौद्ध धर्म में कहा गया कि अगर अपने देश के प्रति आपकी प्रेम भावना है तो कहीं कि दूसरे देश के प्रति वही प्रेम भावना होना चाहिए, तभी ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भावना विकसित हो पाएगी। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न देखिए, शरणत्रायी से आप क्या समझते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेगा। शरणत्रायी से आप क्या समझते हैं। बौद्ध धर्म में 3 चीजें कही गई हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इसी को शरणत्रायी कहते हैं। तो शरणत्रायी बौद्ध धर्म में यही कि बुद्ध के शरण में जाओ, धम्म के शरण में जाओ, संघ के शरण में जाओ। तो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने की क्या आयु थी। अब देखिए मैंने को बताया था कि पहले प्राचीन काल चला था, प्राचीन काल में हिंदू शासन था, इसके बाद मध्यकालीन में इतिहास में देखा जाए तो कहीं कहीं मुस्लिम कालीन शिक्षा मतलब मुस्लिम शासन आ गया। तो मुस्लिम शासन में क्या शिक्षा प्रणाली थी, उन्हें शिक्षा प्रणाली का हमको अलग अलग तरह से लिखना है। तो देखिए यहाँ पे मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने की क्या आयु थी, आयु पूछा गया है। तो प्राथमिक काल में शिक्षा जो प्रारंभ करने की आयु थी ये 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की थी। तो यहाँ पे देखिए 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन की थी, तो आसानी से याद कर सकते हैं 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की थी। ठीक है, आगे देखिए, मध्यकालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। तो दोस्तों मध्यकालीन मैंने आपको अभी बताया था वैदिक कालीन की या प्राचीन काल की शिक्षा जो थी। अब आ गया बात मध्यकालीन की। तो मध्यकालीन में मैं बार बार कह रहा हूँ कि मध्यकालीन में मुस्लिम शासन आ गया था। जैसे देखिए पहला पॉइंट ये था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। जैसे बौद्ध धर्म में था, बौद्ध धर्म में अपना बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना, वैसे ही इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना है मध्यकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बनता चला गया। आगे देखिए दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं इसमें, व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करना। देखिए सारे पॉइंट लगभग आपको सेम ही मिलेंगे। अगर पूछता है आपसे बौद्ध काल के शिक्षा का उद्देश्य बताइए तो उसमें लिख देना कि बौद्ध के शिक्षा का प्रसार प्रसार करना, बौद्ध धर्म का प्रसार प्रसार करना। और अगर उसमें अलग पॉइंट पूछता है तो उसमें लिख सकते हैं कि
व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करना, ज्ञान अर्जन करना। ज्ञान अर्जित करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था मध्यकालीन में। तो इसमें 2-3 पॉइंट लिख देंगे, अति लघु में पूछा जाएगा, सफिशिएंट है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा की विशेषता क्या थी, इस पर प्रकाश डालना है, इसको बताना है। तो सबसे पहली बात थी कि ये अनिवार्य शिक्षा की गई थी। जो मध्यकालीन शिक्षा है इसमें अनिवार्य शिक्षा की तो पहली विशेषता ये हो जाएगी। दूसरी, विशिष्ट शिक्षाओं को प्रोत्साहन देना। विशिष्ट शिक्षा का अर्थात ये है कि जो विशिष्ट शिक्षा है, मतलब कि जो उनको देना चाहिए। जैसे कि अगर आपका सब्जेक्ट है तो आपके सब्जेक्ट में हिंदी एक मुख्य है, तो हिंदी आपका जो विशिष्ट भाषा हो गई है ना। तो वैसे ही विशिष्ट शिक्षा जो मुस्लिम धर्म में है, कहें कि उनका जो शिक्षा है विशिष्ट वाला, उसको प्रोत्साहन देना, उसको बढ़ावा देना। अगला पॉइंट है चरित्र निर्माण करना। देखिए चरित्र निर्माण करना भी आपकी विशेषता बन जाएगी। व्यापक पाठ्यक्रम। व्यापक पाठ्यक्रम मतलब कि जैसे कि आपके पास सिलेबस है एजुकेशन का, शिक्षा शास्त्र का आपके पास पूरा पाठ्यक्रम है, आपको सिलेबस दिया गया है कि उसी पाठ्यक्रम से आपको तैयारी करनी है। तो व्यापक मतलब कि बड़े क्षेत्र में एक सिलेबस है, उसको आपको तैयार करना है। व्यवहारिक शिक्षा। व्यवहारिक शिक्षा तब होगी जब आपके पास एजुकेशन होगा, और व्यवहारिक शिक्षा का माध्यम ये होता है कि आपके अंदर शिक्षा की ऐसी गुण भर देना ताकि आपके अंदर व्यवहार उत्पन्न हो जाए और लोगों के प्रेम भावना उत्पन्न हो, और आप कहीं न कहीं मिलजुल कर रहें, व्यवहार के साथ रहें, ताकि आपका जो आचरण है, जो व्यवहार है, वो समाज को दिखाई दे। दोस्तों देख सकते हैं, प्राचीन व मध्यकालीन शैक्षिक विशेषताओं की तुलना निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है लघु उत्तरीय में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आपको कम से कम एक पेज में लिखना होगा। इसमें प्रश्न ये कहना चाह रहा है प्राचीन और मध्यकालीन जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें इन दोनों की व्यवस्थाओं को तुलना करना है। तो प्राचीन काल में कैसी थी और मध्यकाल में शिक्षा कैसी थी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्राचीन काल में हिंदू शासन, मध्यकाल में मुस्लिम शासन, इन दोनों के जो शासन था, इन शासन के क्या विशेषताएं थी, इन्हीं को समझाना है। इसमें दिया है कि शिक्षा का क्या उद्देश्य था। शिक्षा का उद्देश्य दोनों में था, इसका भी प्राचीन काल में था, इसका भी था कि इसमें मुस्लिम काल की जो है धर्म का, उसका जो है प्रसार करना, इसमें बौद्ध धर्म के प्रसार करना, ठीक है, प्राचीन जो सभ्यताएं थी उनका प्रसार करना। पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम कैसा था, यहाँ पे प्राचीन में कैसा था, मध्यकाल में कैसा था, इसके बारे में लिखना रहेगा। शिक्षा का केंद्र क्या था, प्राचीन काल में गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, तो मध्यकाल में कहाँ शिक्षा दी जाती थी। तो इनके बारे में आपको 3-3, 4-5 लाइन करके लिखना है, तो ये पूरा एक पेज में चला जाएगा, ठीक है, इसको तैयार कर लीजिएगा आप लोग। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर कमीशन का गठन कब किया गया था और किस लिए। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा कि भारतीय शिक्षा आयोग हंटर कमीशन गठन कब किया गया था। तो देखिए हंटर कमीशन 1882 में किया गया था। इसका उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था पर विचार करना। तो ध्यान रखिएगा, हंटर जो कमीशन था, हंटर कमीशन 1882 में किया गया था, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था पर विचार करना था कि किस प्रकार से प्राथमिक व्यवस्था को हम लोग अच्छी तरीके से कर सकें। जैसे आज की डेट में अगर वर्तमान समय में बात करें तो आज की डेट में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था कैसी है, आप खुद देखते होंगे, जानते भी होंगे, उसमें पढ़े भी होंगे, है ना। तो आज की डेट में प्राथमिक व्यवस्था कैसी थी, और हंटर कमीशन इस टाइम पे जब आया था हंटर कमीशन, तो उस टाइम पे प्राथमिक व्यवस्था कैसी थी, तो उसी की बात को यहाँ पे कहा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, इसको आपको तैयार कर लेना है, ब्रिटिश कालीन शिक्षा का प्रारंभिक विकास वर्णन कीजिए। ये पूछ सकता है। आप देखिए मध्यकालीन खत्म हुआ तो ब्रिटिश कालीन शुरू हो गया, तो ब्रिटिश कालीन शिक्षा का प्रारंभ विकास का वर्णन कीजिए। तो ये शुरुआत इसकी हो चुकी है। भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर कमीशन पर टिप्पणी लिखिए। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों देख सकते हैं, कोठारी आयोग किस नाम से जाना जाता है। तो कोठारी आयोग को शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है, और कोठारी आयोग जो इसका गठन था 1964 में किया गया था, 1964 में। वर्तमान समय में राष्ट्रीय शैक्षिक संरचना क्या है। राष्ट्रीय शैक्षिक संरचना की बात करें तो पहले जो था वो 10+2+3 था, ठीक है, 10+2+3 के जो है इस पे चल रहा था। लेकिन 2020 नई शिक्षा नीति आयोग ने, नई शिक्षा नीति में कहा गया कि 5+3+3+4 ये शिक्षा नीति कहा गया है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न एक लाइन में पूछ सकता है ये कि 2020 में नई शिक्षा नीति प्रणाली क्या है। तो 5+3+3+4, ठीक है, ये शिक्षा प्रणाली व्यवस्था लागू, अब ये नहीं है, ठीक है, अब ये नहीं है, अब ये प्रेजेंट टाइम में 5+3+3+4, ठीक है। आगे दोस्तों देख सकते हैं, नवोदय विद्यालय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नवोदय विद्यालय पे आपको टिप्पणी लिखना है, इस प्रश्न को आप तैयार कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सारी चीजें एजुकेशन के बारे में ही लिखना है, तो ध्यान रखिएगा शिक्षा संबंधित चीजें ही आपको इसमें ऐड करनी है, ठीक है।
वर्तमान भारतीय शिक्षा की नवीन प्रवृत्तियों पर संक्षिप्त लेख लिखिए या उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है। कुछ वो हेडिंग मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इन्हीं हेडिंग के अंतर्गत आपको पॉइंट को नोट करना है। तो वर्तमान भारतीय शिक्षा की नवीन प्रवृत्तियों में क्या क्या जो है इसके बारे में आपको लिखना है। तो देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में आप ले सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है, अब उसमें क्या क्या है। कहीं कि अब एनसीईआरटी लागू हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए नियम दिया गया है कि 5+3+3+4 ये नियम चालू हो गया है। तो कहीं न कहीं अब हाई स्कूल में देखिए, हाई स्कूल में ओएमआर शीट लागू हो चुका है। तो ये जो नई नई प्रवृत्तियां लागू हो रही हैं, इसका उद्देश्य क्या है, उससे क्या फायदा होगा, इन सब के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में आप यहाँ नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट, लोकतंत्र एवं समाजवाद के लिए शिक्षा। लोकतंत्र, कहीं न कहीं लोकतंत्र का तात्पर्य होता है कि जनता द्वारा चुना गया सरकार। लोकतंत्र कहलाता, लोक मतलब पब्लिक यानी जनता, तंत्र मतलब सिस्टम, तो जनता का ही शासन हो, जनता का ही सरकार बने, ठीक है। तो उसके लिए समाजवाद के लिए, समाजवाद मतलब ये होता है कि समाज में जो भी हमारे पास संसाधन है वो समाज में सबको बराबर मिलता रहे, ठीक है। ऐसा नहीं किसी को ज़्यादा मिले किसी को कम मिल जाए। अगर ऐसा होगा तो अमीर अमीर बनता चला जाएगा, गरीब गरीब बनता चला जाएगा, और ऐसा हो भी रहा है। आगे देखिए, विज्ञान की शिक्षा पर बल दिया जाए। विज्ञान की शिक्षा पर बल देना का मतलब ये होता है कि विज्ञान को बढ़ावा दिया जाए, कहीं कि उससे शिक्षा पर बल दिया जाए। भारतीय मूल्यों का रक्षा करना। भारतीय मूल्यों की रक्षा करना मतलब ये, भारत में जो ऐसे बहुत सारे कुछ धरोहर हैं, जैसे ताजमहल की बात करें तो ताजमहल क्या है, एक धरोहर है। तो भारत में कहीं कि उसका एक वैल्यू है, उसकी एक मूल्य है, उसकी रक्षा करना, ये शिक्षा प्रणाली का महत्व बताया गया है। सैनिक शिक्षा का बल देना। सैनिक शिक्षा का बल देना मतलब ये होता है कि सैनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है, ताकि हमारी सैन्य शक्ति और मजबूत हो सके। पाठ्य पुस्तकों का मानकीकरण किया जाए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, छोटे प्राइमरी लेवल पे देखा जाए तो कहीं कि उनके बैग इतने भर जाते हैं, जितने उनकी वजन नहीं होती उनको उतना ज़्यादा उनका बैग भर जाता है कॉपियों से, किताबों से। तो पाठ्य पुस्तक का मानकीकरण होना चाहिए, मतलब कि एक मानक होना चाहिए कि भैया प्राइमरी में 2 किताबें 3 किताबें और इतना ही सिलेबस होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे मानक बनाना चाहिए। तो यहाँ पे इसकी महत्व ये हो जाएगी। अध्यापकों का प्रशिक्षण। बहुत सारे ऐसे अध्यापक होते हैं, टीचर होते हैं जो कहीं न कहीं बिना प्रशिक्षण के, उनको बिना ट्रेनिंग के जो है वो पढ़ाते हैं। तो कहीं न कहीं समस्या खड़ी हो जाती है कि आगे वो एजुकेशन कैसे। ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखा है और आपने भी देखा होगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सरकारी टीचर बन गए हैं, प्राइमरी में टीचर ऐसे हैं। मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसे बहुत सारे न्यूज़ देखने को मिले हैं, तब इसी बेस पे मैं बता रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जहाँ के उनको सही से छोटा बड़ा नहीं आता है और जो है वो कहीं की पढ़ा रहे हैं, सरकारी टीचर हैं। तो कहीं के भाई समस्या तो है ही है, अध्यापक को प्रशिक्षण देना चाहिए। अगला पॉइंट ले सकते हैं, नवीन विश्वविद्यालय। नवीन विश्वविद्यालय की स्थापना करना, नए नए विश्वविद्यालय खोलना, जिससे कहीं की शिक्षा का बढ़ावा दिया जा सके और अच्छी शिक्षा लोगों को मिल सके। मैं दोस्तों पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन आपको बता दूं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं आपको तैयार करना दोस्तों। कुछ क्वेश्चन है जो मैंने सेलेक्ट किए हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार करना होगा। पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये देखिए, पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य को लिखिए। तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में, ठीक है, 1916 में जो है इन्होंने बीएचयू की स्थापना की थी। बीएचयू को मतलब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना की थी। तो अब सवाल ये है कि पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य लिखिए। इसी क्वेश्चन को अथवा करके पूछ सकता है, पंडित मदन मोहन मालवीय के शैक्षिक विचारों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ से क्वेश्चन ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार जरूर करिए। बस आपको दोस्तों एक बार सिर्फ कहानी की तरह समझ लीजिए, ज़्यादा टाइम बर्बाद मत करिए। आपको कहानी की तरह समझना है वो चीज़ें क्या कहना चाह रहा है, इसके बाद अपने थॉट के अनुसार, अपने दिमाग के अनुसार उस क्वेश्चन को प्रेजेंट करना है, तभी आप चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे। तो इसलिए मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, बस आपको एक बार पढ़ लेना है और उसी को समझ के आपको लिखना है, ठीक है। नहीं आ रहा है तो कुछ ना कुछ जरूर बना के लिखेंगे कि जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है उसमें क्या क्या हो रहा है, जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी उसमें क्या क्या हो रहा है। शिक्षा से संबंधित आपका सब्जेक्ट है और शिक्षा से संबंधित दोस्तों आपको लिखना है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम का सामान्य विवरण दीजिए। तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, ठीक है। महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों की विवेचना कीजिए, पाठ्यक्रम के आधार पर कीजिए, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को अथवा करके घुमा के पूछ सकता है, महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों का विवेचना कीजिए, किसके आधार, पाठ्यक्रम के आधार पे। आगे देखिए, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। इसी क्वेश्चन को अथवा करके पूछ सकता है, गांधी जी के शैक्षिक विचारों को प्रकाश डालिए। तो ये सारे क्वेश्चन लगभग सेम ही हैं, तो आंसर आपका सेम ही निकलेगा, ठीक है। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 20,
पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता और महत्व को स्पष्ट कीजिए अथवा पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकताओं पर प्रकाश डालिए। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी घुमा के पूछा जा सकता है और पर्यावरण से संबंधित 1-2 क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आने वाला है। दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि पर्यावरण संबंधित इसको जरूर आप तैयार कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पक्का बनेगा। देखिए पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए अथवा करके क्वेश्चन पूछा गया है पर्यावरण शिक्षा का क्या अर्थ है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। यह क्वेश्चन पूछ सकता है पर्यावरण प्रदूषण से क्या आशय है, पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य कारण तथा नियंत्रण के उपायों को उल्लेख कीजिए। अथवा करके क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रदूषण का अर्थ स्पष्ट कीजिए, वायु प्रदूषण के कारणों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन 2016 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या लिख सकते हैं आप। पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ बताना है तो इसमें लिख सकते हैं कि पर्यावरण का दूषित होना ही पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। देखिए एक जो चैप्टर है ये पर्यावरण वाला, इसमें आपको एक बार पढ़ लेना, आराम से बना बना के आपको लिख देना है। कुछ ना कुछ दोस्तों आपको बहुत अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप बहुत पहले से इसको पढ़े होंगे प्रदूषण के बारे में, प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है, इसके कारण क्या है ना, ये जानते होंगे आप। तो थोड़ा सा बेसिक पॉइंट यहाँ से कैच करना है। पर्यावरण का दूषित होना ही पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। पर्यावरण के मुख्य भाग वायु में ऑक्सीजन के साथ स्थान पर अन्य विषैले गैस का अनुपात बढ़ जाए तो वायु प्रदूषण कहलाता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर जैसे कि वायुमंडल में देखा जाए, हमारे इन्वायरमेंट में देखा जाए तो वायु एक मुख्य गैस है जिसमें ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन में अगर कहीं न कहीं ऑक्सीजन की जगह CO2 बढ़ता चला गया तो CO2 जब बढ़ेगा तो कहीं न कहीं हमारा इन्वायरमेंट दूषित होगा और जब दूषित होगा तो उसी को पर्यावरण प्रदूषण कहा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात एग्जाम्पल में दिया गया है। ऐसे ही जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण के रूप में होता है। पर्यावरण के किसी भी भाग के दूषित हो उसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। इन्वायरमेंट का कोई भी पोर्शन, चाहे जल प्रदूषण हो, चाहे वायु प्रदूषण हो, चाहे ध्वनि प्रदूषण, चाहे मृदा प्रदूषण हो, अगर इसका कोई भी कोना गंदा होता है, दूषित होता है तो उसे पर्यावरण प्रदूषण कहा जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसका कारण लिखना है। कारण में मैंने कुछ पॉइंट नोट किया है, आप इसे नोट कर सकते हैं। जैसे औद्योगिकीकरण है, औद्योगिकीकरण अगर कहीं न कहीं कंपनियां लगेंगी, बहुत सारे फैक्ट्री लगेंगे तो उससे कहीं न कहीं प्रभावित होगा। भाई देखिए 2 चीज़ें होंगी, एक तो उससे निकलने वाले धुएँ कहीं न कहीं एनवायरनमेंट को वायु प्रदूषण करेंगे और कहीं न कहीं उससे निकलने वाले कचरे जल प्रदूषण करेंगे क्योंकि उससे कचरे नाली में बह के नदी में जाएंगे और फिर जल प्रदूषण होगा, ठीक है। सीवेज समस्या, देखिए सीवेज समस्या शहरों में बहुत बड़ी समस्या है। सीवेज का मतलब जो नाली होता है, सीवर जो होता है, ठीक है, उसके कभी-कभी ऐसा होता है, अपने शहर में देखा होगा, सीवर जो होता है कभी-कभी वो नाली के मतलब कि पानी सड़क के ऊपर बहता है, ठीक है, कचरे मतलब कि उसको जो है उसके ऊपर बहते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या है कि जो उसमें कचरे जमा हो जाते हैं उससे पानी जो ऊपर बहेगा, गंदा पानी घरों में जाएगा सबके, तो उसी गंदे पानी से कहीं न कहीं दूषित फैलता चला जाएगा। तो आप इसमें लिख सकते हैं सीवेज समस्या, ठीक है। घरेलू वस्तुएं का कचरा, घरेलू वस्तुओं का जो कचरा होता है एनवायरनमेंट को सबसे बड़ा दूषित करता है क्योंकि घरेलू से निकले वाले जो अपशिष्ट पदार्थ जो कचरे हैं ये जो फेंक दिए जाते हैं और फिर वहाँ से स्मेल वगैरह सब कुछ निकलता रहता है, सड़ता रहता है, तो उससे जो है कहीं न कहीं हमारा एनवायरनमेंट दूषित होता रहता है। तो आप इसमें जो पॉइंट है आप हेडिंग लिख के इसके बारे में 2-3 3-3 लाइन 4-4 लाइन आप बना के लिखेंगे ना, तो बना के लिखने का तात्पर्य है कि जैसे मैं बता रहा हूँ आपको इसी तरह से थॉट लेना है, विचार लेना अपने मन से और प्रेजेंट करना है अच्छे तरीके से। आगे देखिए, रासायनिक तत्वों का वायुमंडल में मिलना, बहुत सारे ऐसे केमिकल पदार्थ जो रासायनिक पदार्थ हैं वायुमंडल में दूषित हो रहे हैं। आज के डेट में आप सभी जानते हैं बहुत सारे रासायनिक तत्व जो है केमिकल सामानें आ रही हैं और वो केमिकल सामान जो हम यूज़ कर रहे हैं अपने लिए उसका कहीं की असर पड़ेगा एनवायरनमेंट में, तो इसका भी एक सबसे बड़ा कारण हो जाएगा। कीटनाशक पदार्थ, बहुत सारे ऐसे कीटनाशक पदार्थ दवाइयाँ हैं जो जैसे कि कृषि में देखा जाए तो लोग अधिक उपजाऊ बनाने के लिए उसमें रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं न कहीं जो है उससे दूषित होता है मृदा और मृदा प्रदूषण बन जाता है, ठीक है। परिवहन साधन, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, लोगों की आवश्यकताएं जब बढ़ रही हैं तो कहीं न कहीं मानव क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना परिवहन यूज़ करेंगे और फिर परिवहन जो यूज़ करेंगे तो उनसे निकलने धुएँ, उनसे शोर, ये सब ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण का बढ़ावा देंगे। बढ़ती जनसंख्या, मैंने बताया बढ़ती जनसंख्या, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो कहीं न कहीं मानव की आवश्यकताएँ बढ़ रही हैं, मानव की आवश्यकताएँ बढ़ रही हैं
तो यहाँ पे वृक्षों कटाव होगा, घर बनेगा और कहीं कहीं फैक्ट्रियाँ बनती चली जाएंगी, तो सबसे बड़ी समस्या बनती चली जाएगी। सबसे बड़ा कारण तो माना ही है इसमें रेडियोधर्मी पदार्थ। रेडियोधर्मी पदार्थ का मतलब ये होता है कि बहुत सारे जैसे विस्फोटक पदार्थ होते हैं, उसका परीक्षण किया जाता है ना, तो उसके कहीं न कहीं जैसे आपने पिक्चर वगैरह में देखा होगा बम विस्फोट होता है, तो कहीं कि जो बम विस्फोट होता है उसको विस्फोट होने के बाद जो उसको वायुमंडल में जो बवंडर घूमता है उससे कहीं कि एनवायरनमेंट दूषित होता है, तो कहीं के रेडियोधर्मी पदार्थ ये सब आ जाएंगे इसमें। ठीक है, आगे इसमें ले सकते हैं पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय। इसमें जो आप लिखे हैं वही पॉइंट नियंत्रण में कर देना कि क्या क्या उपाय हो सकते हैं। अगर बात करें पर्यावरण प्रदूषण में क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये सब प्रदूषण के कारण हो जाएंगे। इनके बारे में 2-3 लाइन आप लिख देंगे कि क्या क्या कारण है कि जिनके कारण जल प्रदूषण होता है। तो दोस्तों ये पॉइंट जरूर तैयार करें क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैंने नोट किया, आप इसको जरूर तैयार कर लेंगे। प्राकृतिक आपदा का अर्थ बताइए, सब इन्वायरमेंट वाला पोर्शन है। आपदा किसे कहते हैं, आपदा के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए, कितनी प्रकार की आपदा होती है, इसे मानव जनित है, प्राकृतिक है, तो आपदाएं कितने प्रकार की होती है उसके बारे में आपको वर्णन करना रहेगा। अगला पॉइंट लिख सकते हैं, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है, शैक्षिक स्तर से आप क्या समझते हैं, भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शैक्षिक स्तर के ह्रास के कारण को स्पष्ट कीजिए, क्या कारण है इसके बारे में पूछ सकता है। अथवा किसी क्वेश्चन को पूछ सकता है, शैक्षिक स्तर क्या है, भारत में शिक्षा के स्तर में गिरावट का वर्णन कीजिए। दोस्तों आपको इतना समझना है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है शैक्षिक स्तर के बारे में, शैक्षिक स्तर संबंधित कुछ भी प्रश्न आ जाए, कारण पूछ ले या शिक्षा व्यवस्था पूछ ले या फिर जो है आपसे पूछ ले गिरावट क्यों हो रही है, तो इन सब का उत्तर सेम ही होगा। दोस्तों इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लें क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे देखिए, भारत में स्त्री शिक्षा प्रसार में आने वाली बाधाओं का उल्लेख कीजिए, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अधिगम क्या है, अधिगम में प्रेरणा का क्या स्थान है, इससे पूछ सकता है। अधिगम से आप क्या समझते हैं, अधिगम की महत्वपूर्ण विशेषता का वर्णन कीजिए। अधिगम का मतलब सीखना होता है, तो सीखना किसे कहते हैं, इसके बारे में दोस्तों आपसे पूछ सकता है। सीखने की प्राथमिक नियमों का उल्लेख कीजिए, सीखने या अधिगम को जो प्राथमिक नियम है उसका क्या है। जैसे आप प्राइमरी में पढ़े हैं ना, हम सब प्राइमरी में पढ़े हैं, तो कहेंगे प्राइमरी में पढ़ने का उद्देश्य क्या होता है। सबसे पहले बच्चे वहाँ पे क्या करते हैं, सीखते तो हैं, अधिगम करते हैं, सीखते हैं, इसके बाद अगली क्लास में पहुँचते हैं। तो सीखने के प्राथमिक नियमों का उल्लेख कीजिए, मतलब प्राथमिक नियम क्या होते हैं इसके बारे में लिखना होगा आपको। अगला प्रश्न दे सकते हैं, सीखने के सूझ सिद्धांत, सूझ वैज्ञानिक का नाम है, सूझ सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए या समझाइए, इसके बारे में पूछ सकता है। अभिप्रेरणा क्या है, अभिप्रेरणा से क्या समझते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। इसके बाद प्रेरणा से क्या समझते हैं, चाहे अभिप्रेरणा पूछे चाहे प्रेरणा पूछे, बात एक ही है। विश्व शिक्षा में प्रेरणा की क्या भूमिका है, विवेचना कीजिए, ऐसा क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है, रुचि क्या है। देखिए रुचि किसी का नाम नहीं है, रुचि का मतलब होता है इंटरेस्ट लाइए। आप पढ़ाई में अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तो रुचि क्या है उसके बारे में बताना है। सीखने में रुचि के महत्व की विवेचना कीजिए। अगर आपके अंदर सीखने की चाहत हो तो रुचि बढ़ेगी किसी भी काम में, अगर कोई भी काम हो। जैसे लोग मोबाइल पे ज़्यादा टाइम देते हैं क्योंकि उनको मोबाइल पे मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है तो क्योंकि उसमें रुचि बढ़ रही है। तो वही चीज़ है कि जब मज़ा आ रहा है तो रुचि बढ़ेगी। अब सीखने में पढ़ने में मज़ा थोड़ी आता है, बहुत लोगों को मज़ा नहीं आता है, तो आप मज़ा लाइए पढ़ने में, और जब पढ़ने में मज़ा आएगा तो सीखने की रुचि बढ़ेगी। ठीक है, अब आगे देखिए, रुचि से आप क्या समझते हैं। अथवा कर किसी क्वेश्चन को पूछ सकता है, छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की विधियों का वर्णन कीजिए। इसी क्वेश्चन को इस तरह से पूछ सकता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के मुख्य उद्देश्य क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। या क्वेश्चन पूछ सकता है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व को बताइए। या इसी क्वेश्चन को अथवा करके पूछ सकता है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में महत्व लिखिए। या क्वेश्चन इसी को अथवा करके पूछ सकता है, मानसिक स्वास्थ्य की विशेषताओं को बताइए। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अलग अलग टाइप से अलग अलग सेट में पूछा गया है, तो आपके सेट में किसी प्रकार से क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। आपको ध्यान में इतना रखना है कि मानसिक स्वास्थ्य विकास के बारे में चर्चा की जा रही है, तो आपको तैयार करना मानसिक स्वास्थ्य विकास है क्या दरअसल, इसके बारे में वर्णन करना है। तो जब इसके बारे में समझ जाएंगे तो महत्व विशेषताएं सब कुछ निकलकर सामने आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे ये हो गया मानसिक स्वास्थ्य विकास के महत्व प्रकार, चलिए सब क्वेश्चन एक ही हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं, अति लघु लघु या सब इसमें मिला के मैंने बता दिया आपको। यहाँ पे देखिए, बुद्धि परीक्षण से क्या तात्पर्य है, बुद्धि परीक्षण के मुख्य प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो बुद्धि परीक्षण क्या है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। बुद्धि परीक्षण क्या है, बुद्धि परीक्षण कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे यथावत करके इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन अगला देखिए, व्यक्तिगत क्या है, व्यक्तिगत एज ए पर्सनालिटी, आपकी पहचान क्या है, आपकी पर्सनालिटी क्या है।
वे कौन से कारक है जो व्यक्तिगत को प्रभावित करता है, व्यक्तिगत को प्रभावित करता है। पर्सनालिटी के ऊपर बात की जा रही है। जिस क्षेत्र में आप रहते हो आपकी पहचान क्या है, आपकी क्या व्यक्तिगत है, क्या पर्सनालिटी है आपकी, आपकी क्या थॉट है उस समाज को लेकर और समाज के प्रति आपका क्या व्यवहार है। जो व्यवहार आपका समाज के प्रति होगा और समाज का प्रति आपके पास जो व्यवहार होगा आपके प्रति, कहीं न कहीं वो व्यक्तित्व की पहचान होती है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी खासी होती है, मतलब कि उनके जान पहचान बहुत लोग होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जान पहचान के उसी क्षेत्र में ही नहीं होते हैं, है ना। तो वही सवाल है कि व्यक्तित्व की क्या है, पर्सनालिटी क्या है भाई, इसके बारे में बताना है। आगे देखिए इसी क्वेश्चन अथवा करके पूछ सकता है व्यक्तिगत का क्या अर्थ है, व्यक्तिगत को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है। दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आपको तैयार कर लेना है। बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं कुछ कंटेंट और आपको प्रोवाइड करा दूं, जो मेरी पूरी कोशिश थी मैंने आपको बता दिया। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।